हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाईजीके में। और कल के ब्रेक के बाद फिर से हम उपस्थित हैं आप सबों के बीच 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट को। सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और पहला प्रश्न का आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है आप लोग के लिए कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए, इन चारों ऑप्शंस में से कौन लग रहा है जिस पर कोई आवेश नहीं है। आवेश रहित का मतलब जिस पर कोई आवेश न हो। तो अल्फा, बीटा, प्रोटॉन या फिर फोटॉन। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अल्फा कण जो होता है उस पर प्लस आवेश होता है, बीटा पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है। ये फोटॉन ही है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो भी लोग डी कमेंट किए हैं उन लोगों का बिल्कुल सही है, फोटॉन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद रखना है, फोटॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अब फोटॉन से एक दो सवाल देख लीजिए। जैसे एक सवाल आपसे पूछा सकता है कि फोटॉन की जो चाल होती है वह कितनी होती है। फोटॉन की चाल कितनी होती है? यह प्रकाश के चाल के बराबर होता है, यानी कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद आपसे यह भी पूछा सकता है कि जो फोटॉन है इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो याद रखिएगा, फोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 0 होता है। आवेश मैंने आपको बता ही दिया कि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये 3 सवाल आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। डायनमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए, डायनमो जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित चुंबकत्व पर या फिर प्रेरित विद्युत पर। तो क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण लिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन काम करता है? डायनमो काम करता है। याद रखिएगा, यहाँ से एक बात और, आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इस घटना की खोज किसने किया था। तो आपको याद रखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने किया था? तो इसके खोजकर्ता माने जाते हैं मैक्सवेल। आप लोग को याद रखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खोजकर्ता कौन है? तो यह है मैक्सवेल। तो यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद डायनमो का बात चला है, तो डायनमो से एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो ये भी याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये बदलता है डायनमो। एक क्वेश्चन यहाँ से एक दो क्वेश्चन और याद रखना है आप लोगों को। पहला कि डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया है? मैक्सवेल ने। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनमो बदलता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है? बताइए, इन चारों में से कौन लग रहा है जो विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है? एक्स किरणें, प्रकाश किरणें, गामा किरणें या फिर बीटा किरणें। तो जो भी लोग इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उन लोगों का सही है, बीटा किरणें यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप लोग को याद रखना है, बीटा किरण जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रकृति का नहीं है। विद्युत चुंबकीय प्रकृति का मतलब वह होता है कि जिसका वेग, ऐसा कोई भी किरण जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो। किसके बराबर हो? प्रकाश के वेग के बराबर। तो उन किरणों को हम लोग विद्युत चुंबकीय किरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और जिसका वेग उससे कम होता है उसे नहीं कहते हैं। तो एक्स किरण का जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग के बराबर होता है, इसलिए यह विद्युत चुंबकीय प्रकृति की है। प्रकाश किरण तो मैंने बताया ही परिभाषा में कि प्रकाश के वेग के बराबर, तो प्रकाश किरण का वेग भी प्रकाश के वेग के बराबर ही होगा। और गामा किरण भी आप लोग पढ़े होंगे, इसका भी वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। एक्स किरण, प्रकाश किरण, गामा किरण ये सब जो है विद्युत चुंबकीय प्रकृति की है, बीटा किरणें नहीं है। मैं कुछ और यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको याद रखना है। एक याद रखना है गामा किरण,
यह विद्युत चुंबकीय है। उसके बाद एक्स किरण भी याद रखना है, यह भी विद्युत चुंबकीय है। उसके बाद है एक पराबैंगनी किरण, तो पराबैंगनी किरण भी क्या है, तो यह भी विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है। उसके बाद एक होता है दृश्य विकिरण, तो दृश्य विकिरण भी आपको याद रखना है, यह भी विद्युत चुंबकीय प्रकृति का है। उसके बाद एक होता है अपरक्त विकिरण, अपरक्त विकिरण यह भी विद्युत चुंबकीय है। उसके बाद आपको याद रखना है लघु रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग, और लघु रेडियो तरंग के साथ साथ दीर्घ रेडियो तरंग, ये सब जो तरंग है ये सब विद्युत चुंबकीय प्रकृति का है। इसके बाद कोई भी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा तो आपको क्या बताना है कि यह विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है। और विद्युत चुंबकीय प्रकृति का मतलब मैंने आपको समझाया कि वैसा किरण जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय प्रकृति का तरंग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। निम्न में कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? जल्दी से बता दीजिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? सितार, विद्युत मोटर, डायनमो या फिर विद्युत सेल? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो सितार है इसका काम क्या है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को, सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को चेंज करता है किसमें, यह चेंज करता है ध्वनि ऊर्जा में। सितारा आप लोग देखे होंगे, उसमें सितारे एक यंत्र है और उसको जब हम लोग उंगली से बजाते हैं तो उससे ध्वनि निकलती है, यानी कि यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर ही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो जो भी लोग बी राइट आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, ये बदलता है विद्युत मोटर, तो बी यहाँ पर सही आंसर होगा। डायनमो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि यह यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये जो विद्युत सेल है इसका काम क्या है, तो यह जो है रासायनिक ऊर्जा को, इसको रासायनिक ऊर्जा को बदलता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये सब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है यह। सूर्य की ऊर्जा का कारण है, बताइए जल्दी से। ये जो सौर मंडल है या फिर समस्त पृथ्वी है, इस पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यह सूर्य है। तो सूर्य जो ऊर्जा देती है उसके पीछे क्या कारण है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, गैसों का जलना या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। जो भी लोग नाभिकीय संलयन लिख रहे हैं उन लोगों का बिल्कुल सही है। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य की ऊर्जा जो है वह पृथ्वी पर पहुंचती है। यहाँ से आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक सूर्य का एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि सूर्य जो होता है वह नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। सूर्य के अलावा आपको याद रखना है हाइड्रोजन बम। यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन बम भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। और ये जो नाभिकीय विखंडन है इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है परमाणु बम। क्या रखना है? परमाणु बम। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन। सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन। अब बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि महा वीवीआई प्रश्न है यह। आप लोग जल्दी से बता दीजिए, विद्युत परिपथ के किस बिंदु पर सभी धाराओं, किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है? जो भी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ फिगर बना के मान लीजिए कि यह एक बिंदु है और इस बिंदु पर बहुत सारी धारा पर मिल रही है।
जैसे कि मैं यहाँ मिला रहा हूँ, बहुत सारी धारा पर मिल रही है, तो इन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको याद रखना है, 0 राइट आंसर होगा। यहाँ से 2-3 सवाल आप याद कर सकते हैं। जैसे ये जो 0 मैंने बताया यह किस नियम से है, तो याद रखिएगा यह जो है किरचॉफ के प्रथम नियम से है। किसके? किरचॉफ के प्रथम नियम से। याद रखना है आप लोगों को, किरचॉफ का प्रथम नियम ही कहता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये 0 वाला बात किरचॉफ के प्रथम नियम से है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, बताइए आप लोग किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है आपके पास ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है संवेग, तीसरा ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी में है आवेश, और एक और ऑप्शन में दे रहा हूं ऑप्शन नंबर डी, इसमें मान लीजिए द्रव्यमान। यानी किसके संरक्षण पर? ऊर्जा का मतलब है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, संवेग का मतलब है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, आवेश का मतलब आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और द्रव्यमान का मतलब द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो बताइए किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा, संवेग, आवेश या फिर द्रव्यमान? जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका सही है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस संरक्षण? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर कभी आपसे पूछे कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, किरचॉफ का दूसरा नियम यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको याद रखना है किरचॉफ का जो दूसरा नियम है यह कार्य करता है आपको किस सिद्धांत पर, तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ से 3 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न कि किरचॉफ के प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो आवेश संरक्षण, दूसरा नियम तो ऊर्जा संरक्षण, और एक प्रश्न और कि किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। जब मैं डिस्कशन कराऊं आप लोग एकदम अपना दिमाग खोल के बढ़िया से उसको सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए और डिस्कशन को पढ़िए, तभी जाकर आप बहुत बढ़िया नंबर ला पाइएगा। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, फिजिक्स में 35 नंबर है तो 35 में 35 आपको आना चाहिए। ऐसा तैयारी कीजिए कि 35 में 35 आ जाए। और केमिस्ट्री में भी आप लोगों को टेस्ट लेता हूँ तो केमिस्ट्री में 35 में 35 तो नहीं, लेकिन अगर 30 नंबर भी आप ले आते हैं तो ये बहुत अच्छा नंबर कहा जाएगा। 35 में 35 तो 100% हो गया, और ये जो 35 में 30 है यह लगभग 90% के आसपास, 85-87% के आसपास हो जाएगा। तो ये भी कोई खराब नंबर नहीं है। तो आप डिस्कशन को अच्छा से सुनिए, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन नया मिले उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी में लिखिए और फिर उसको याद कीजिए। बाद में मैं आप लोगों को रिवीजन भी कराता रहूँगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बताइए बीटा किरण किस में विक्षेपित होती है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, या फिर चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में? जल्दी से बताइए ABCD में से क्या लग रहा है आप लोगों को? बीटा किरणें किस में विक्षेपित होती है? तो जो भी लोग इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बीटा किरण चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती है और विद्युतीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब बात बीटा किरण की चल रही है, आप लोग बताइए बीटा किरण जो है इसकी खोज किसने किया था? जल्दी से आप लोग बताइए बीटा किरण की खोज किसने किया था? तो जो भी लोग अपना मन में सोच रहे हैं रदरफोर्ड, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सोचा नहीं कीजिए, बोल भी लीजिए। बीटा किरण की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। उसके बाद बीटा पर से आपसे एक सवाल और पूछा सकता है कि इस पर कितना आवेश होता है? जल्दी से बताइए बीटा पर कितना आवेश होता है? बताइए, नहीं बोल दीजिए वहीं पर, जहां आप हैं वहीं पर बोलिए। बीटा पर कितना आवेश होता है? तो बीटा पर जो होता है वह माइनस आवेश होता है। उसके बाद बीटा से आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि जो बीटा किरण है इसका वेग कितना होता है? कितना होता है वेग? जल्दी बोलिए। बीटा का जो वेग होता है
वह प्रकाश के वेग का कितना होता है, 9/10 होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। बीटा किरण से जुड़ा हुआ यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में सबको पूछे जाने की संभावना है। अब है आप लोगों के लिए प्रश्न संख्या 8। बताइए आप लोग, यह तो महाभिव्यायी प्रश्न है, एकदम एक क्वेश्चन मान लीजिए कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन का प्रश्न हर एक साल पूछा जाता है, तो इस साल भी पूछा ही जाएगा। तो महाभिव्यायी प्रश्न है। बताइए, नारंगी रंग के लिए कलर कोड का मान कितना होता है? जल्दी से आप लोग बताइए, नारंगी रंग के लिए कलर कोड का मान कितना होता है? 0, 2, 3 या फिर 4? तो जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कमेंट किए हैं उनका सही है। 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ये जो नारंगी रंग है इसके लिए कलर कोड का मान कितना होता है? तो यह 3 होता है। मैं कुछ और कलर कोड आपसे पूछता हूं, आप लोग बोलिएगा। 0 किसका कलर कोड होता है, किस रंग का? तो 0 मैंने आप लोग को बताया था कि यह लाल रंग का होता है। सॉरी, लाल नहीं, 0 जो होता है वह होता है काला रंग का। 1 किसका होता है? बोलते जाइए जल्दी जल्दी। 1 जो होता है यह कलर कोड होता है किसका? 1 होता है यहां पर भूरा रंग का होता है। 2 किसका होता है? तो 2 जो होता है यह होता है लाल रंग का। 3 किसका होता है? 3 होता है नारंगी रंग का। फिर 4 किसका होता है? तो 4 होता है पीला रंग का। 5 किस रंग का होता है? तो 5 होता है हरा रंग का। उसके बाद 6 किसका होता है? तो 6 जो होता है यह होता है नीला रंग का। 7 किसका होता है? तो 7 होता है बैगनी रंग का। और 8 किसका होता है? 8 होता है धूसर रंग का। और 9 किसका होता है? तो 9 होता है सफेद रंग का। ये 9 10 0 से लेकर 9 तक है, यानी कि 10 है। ये 10 कलर कोड में से एक प्रश्न एकदम निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपको याद नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। गामा किरणों में उच्च वेधन शक्ति का कारण है। बताइए, गामा किरण जो है इसमें उच्च वेधन शक्ति का क्या कारण है? कम तरंगदैर्घ्य, अधिक तरंगदैर्घ्य, आवेश का न होना या फिर अधिक आवेश का होना? जो भी लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं वो एकदम सही जा रहे हैं। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, कम तरंगदैर्घ्य। आपको याद रखना है वेधन शक्ति। वेधन शक्ति का मतलब मैंने आपको बताया था छेद करने की शक्ति, छेद करने की शक्ति। आपको पता होगा कि अल्फा, बीटा और गामा, इसमें सबसे अधिक वेधन शक्ति किसका होता है? तो सबसे अधिक होता है गामा का। गामा से कम होता है बीटा का और सबसे कम होता है अल्फा का। तो ये जो गामा है इसका वेधन शक्ति सबसे ज्यादा होता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसका तरंगदैर्घ्य जो है बहुत ही कम होता है। अल्फा और बीटा से इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, यही कारण है कि इसका वेधन शक्ति ज्यादा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। गामा किरण की बात चल रही है तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए, ये जो गामा किरण है इसकी खोज किसने किया था? बोलिए आप लोग, गामा किरण की खोज किसने किया है? तो अगर आप बोल रहे हैं बेकुरल तो आप सही बोल रहे हैं। गामा किरण की खोज किसने किया था? बेकुरल ने किया था। आवेश आप लोगों को पता ही होगा कि गामा किरण जो होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि शून्य आवेश होता है। यह आवेशहीन कण है। अगर वेग पूछ ले कि गामा किरण का वेग कितना होता है तो गामा का वेग कितना होता है? तो इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। याद रखिएगा, प्रकाश के वेग के बराबर किसका वेग होता है? गामा किरण का। तो ये सब गामा किरण से इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से बता दीजिए आप लोग, एम्पियर मीटर किसका मात्रक है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। एम्पियर मीटर जो है वह किसका मात्रक है?
चुंबकीय विभव का, चुंबकीय तीव्रता का, चुंबक के ध्रुव परवल का, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा राइट आंसर इसका। तो जो भी लोग सी कमेंट कर रहे हैं उनका सही है, चुंबक के ध्रुव परवल का। याद रखिएगा, चुंबक के ध्रुव परवल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर। ए फॉर एम्पियर और एम फॉर मीटर। चलिए मैं यहाँ से कुछ आपसे पूछता हूँ मात्रक, आप लोग इसका आंसर बोलिएगा। कमेंट तो नहीं कर पाइएगा तो इसलिए बोलिए। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, बोलिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अगर आप टेस्ला बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। अगर आपसे पूछ ले कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तब क्या बताइएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो सीजीएस मात्रक होता है वह क्या होता है, गॉस होता है। उसके बाद यहाँ से यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि एक गॉस का जो मान होता है वह कितना होता है, एक गॉस का बराबर कितना होगा, जल्दी से बोलिए। अगर आप बोल रहे हैं 10 के पावर -4 टेस्ला तो सही बोल रहे हैं। इसका उल्टा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक टेस्ला का मान कितना होता है। तो अगर ये पूछे कि एक टेस्ला का मान कितना होता है तब क्या बताइएगा, 10 के पावर 4 गॉस, 10 के पावर 4 गॉस। चलिए कुछ और बता दीजिए। अगर आपसे पूछ ले कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, बोलिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अगर आप बोल रहे हैं वेबर तो एकदम सही बोल रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह होता है वेबर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ये सब को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, तब जाकर जो है आप एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाइएगा। चलिए अब बताइए आप लोग, आवेश की उत्पत्ति किसके स्थानांतरण के कारण होती है। अब जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। इन सब प्रश्नों में हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इसका डिस्कशन मैं पहले करा चुका हूं। तो जल्दी से बताइए आवेश की उत्पत्ति किसके स्थानांतरण के कारण होती है। तो जो भी लोग इस सवाल का आंसर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल सही है। अब बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, केमिस्ट्री का बहुत ही आसान क्वेश्चन, निम्न में कौन धातु तथा अधातु दोनों की तरह कार्य करता है। जल्दी से बताइए, जेनॉन, बोरॉन, आर्गन या फिर कार्बन, क्या होगा राइट आंसर। अगर आपको लग रहा है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही लग रहा है। बी जो भी लोग कमेंट किए हैं उनका सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रतिरोध की माप किस यंत्र से की जाती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रतिरोध की माप जो होती है वह ओम मीटर से होती है। तो डी जो भी लोग लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं। अब बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 14, अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है। जल्दी से कमेंट कीजिए, अम्ल वर्षा जो होती है वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है। CO और CO2, SO2 और NO2, ओजोन और धूल, H2O और CO। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो एकदम सही रास्ते पर जा रहे हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा। अब बता दीजिए दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कौन बदलता है। दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कौन बदलता है, तो ये बदलता है इन्वर्टर। जो भी लोग ए लिखे हैं उनका एकदम सही है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। बताइए जल्दी से, फ्लोरीन जो होता है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है 60। जो भी लोग सी लिख रहे हैं एकदम सही लिख रहे हैं। अब बताइए 17 का आंसर, फ्यूज का तार किससे बना होता है। तांबा और जिंक, तांबा और टीन, सीसा एवं टीन या फिर तांबा एवं एल्युमिनियम। तो फ्यूज का तार सीसा एवं टीन से मिलकर बना होता है। सी लिखे हैं वो एकदम सही लिखे हैं। अब 18 का आंसर दीजिए, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है। समुद्री जल जो होता है उसे किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है, तो उसे शुद्ध किया जाता है आसवन प्रक्रिया से। ए लिख रहे हैं उनका सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 19, किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न में किस पर निर्भर करता है।
ताप पर, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में सभी पर। जो भी लोग डी के साथ जा रहे हैं वो एकदम सही जा रहे हैं, डी राइट आंसर होगा। और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग बता दीजिए, अपमार्जक पृष्ठ के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जल्दी से बताइए, अपमार्जक यानी कि सर्फ डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। बी जो भी लोग लिखे हैं उनका बिल्कुल सही है। तो ये था टॉप 20 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करवाया। अब हम लोग मिलेंगे फिर कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।